डियर साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसको बहुत अच्छे से आपको मक्खन की तरह आपके दिमाग में डाल देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी आपको थ्योरी वगैरह जो दिख रही है बिल्कुल नहीं देखना, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, पहले उसको समझो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको थ्योरी को समझाएंगे, ठीक है ना। इधर देखो, मान लेता हूं भाई मेरे पास एक ये यौगिक है सी, है ना, डबल बॉन्ड सी और यहाँ डबल बॉन्ड, ये यौगिक है और ये यौगिक एक कार्बनिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। और ये यौगिक पूर्णतः बैलेंस है। आप देख लो, इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, 2 और 2 4, इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, 2 और 2 4। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, 4 वैलेंसी हो रही है, ठीक है। आ जाओ बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक आक्रमणकारी लगा रहा हूं। मैंने यहां पर एक आक्रमणकारी एरो लगा और एरो पर मैंने एक आक्रमणकारी लगा दिया, है ना। और ये जो Cn माइनस लगाया, तो Cn माइनस कौन है भैया? तो Cn माइनस है आक्रमणकारी। Cn माइनस कौन है? आक्रमणकारी अभिकर्मक, ठीक है ना, आक्रमणकारी अभिकर्मक, ठीक है ना। मैंने इस कार्बनिक यौगिक पर एक आक्रमणकारी अभिकर्मक लगा दिया। अब यहां देखो, थोड़ा सा बात समझो, आक्रमणकारी कौन है? Cn माइनस वाला, मतलब आक्रमणकारी माइनस वाला है। अब आक्रमणकारी माइनस वाला है तो माइनस वाले को क्या चाहिए? प्लस वाला चाहिए, और प्लस वाले को क्या चाहिए? माइनस वाला चाहिए। हाँ सर, ये तो सही बात है, माइनस वाले को प्लस वाला चाहिए और प्लस वाले को माइनस वाला चाहिए, ठीक है। तो ये आक्रमणकारी इस पर आक्रमण करेगा प्लस के लिए। किसके लिए करेगा? प्लस के लिए। और अभी आप देखो, इस पर प्लस दिख नहीं रहा, और ये आक्रमण किस लिए कर रहा है? प्लस के लिए, और यहाँ पर प्लस दिख नहीं रहा। तो जब प्लस यहाँ नहीं दिख रहा तो ये यौगिक क्या करेगा? अपने ऊपर प्लस लाएगा। अपने ऊपर क्या लाएगा? प्लस लाएगा। अच्छा, प्लस कैसे लाएगा ये? तो देखो, प्लस लाने की उसके पास व्यवस्था है, वो लाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस अपने ऊपर क्या लेके आएगा? ये प्लस। तो प्लस कैसे लाएगा? तो प्लस बेटा ऐसे लाएगा कि ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, देखो आपको पता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। हाँ सर, बनेगा। लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के नहीं है, एक इसका है और एक इसका है। क्लियर है बात? ठीक है। तो जैसे ही बेटा जो अपने ऊपर प्लस लाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ये तोड़ेगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने नजदीक या जो समीपवर्ती परमाणु है उसको दे देगा। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो सर इससे क्या होगा? देखो इससे क्या होगा, यहां ध्यान से समझो। इससे बेटा ये होने वाला है, यहां पर देखो, ये सी है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड काय में टूट गया? सिंगल में टूट गया, ठीक है। ये रहा सी और ये आपके ये 2 वाले बॉन्ड, ठीक है ना। अब इसने इलेक्ट्रॉन जब इसको दिए तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस आ जाता है। उस पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाला माइनस होता है, ठीक है। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस पर क्या आ गया? माइनस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका था एक इसका था, तो अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसने दिए ना, इसने लिए तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए? दिए हैं। तो अब इसने दिए हैं तो इस वाले परमाणु पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। इस वाले परमाणु पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अच्छा, ये तैयारी इसने करी क्यों? तो ये तैयारी भैया इसने इसलिए की क्योंकि इस पर आक्रमणकारी लगा था। इसको डर था कि ये आक्रमण करेगा, और ये आक्रमण किस पर करेगा? प्लस पर। किस पर करेगा? प्लस। तो ये अपने ऊपर क्या लेके आया? प्लस। और प्लस कैसे लेके आया? डबल बॉन्ड को, यहाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिए तो इस पर माइनस आ गया और इस पर क्या आ गया? प्लस, ठीक है ना। अब यहां देखो, आक्रमणकारी तो भैया लगाई है, आक्रमणकारी तो इस पर लगाई है, तो आक्रमणकारी कौन है? Cn माइनस है, Cn माइनस है, और ये माइनस वाला आक्रमण किस पर करेगा? प्लस वाले पे। तो जैसे ही भैया अब इस पर प्लस दिखने लगा, हाँ दिखने लगा, तो ये जो माइनस वाला है ये आक्रमण कर देगा, और ये आक्रमण करेगा भैया इस पर, प्लस वाले पर। किस पर करेगा? प्लस वाले पर। तो जैसे ही ये आक्रमण इस पर करेगा तो इसका प्लस और इसका माइनस कैंसिल, इसका प्लस और इसका माइनस कैंसिल, और ये जो Cn है वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखो ऐसे जुड़ेगा, देखो ये रहा आपका C, ये आपका ये 2 बॉन्ड ये रहे। अब ये इससे आके जुड़ेगा, चाहे ऊपर जोड़ो चाहे नीचे जोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये यहां पर जोड़ दिया, और इसका माइनस इसके प्लस से खत्म हो गया, ठीक है। अब बताओ, इससे तो कोई आके नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा, इस पर माइनस था, रहेगा? हाँ रहेगा, और ये रहेगा, ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये क्या बन गया? इसका उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद बन गया। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? आप बोलोगे सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है ना।
कोई परेशानी है? कोई परेशानी है? नहीं है परेशानी सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ एक उदाहरण के द्वारा और समझो। अभी आप मुझे इतना सिर्फ बता दो इस उदाहरण में कि आक्रमणकारी कौन था है? माइनस वाला। अच्छा मैं बोलूं आक्रमणकारी कौन से कार्बन से जुड़ा, तो आप बोलोगे सर आक्रमणकारी माइनस वाला था, धनात्मक कार्बन से जुड़ा है। किससे कार्बन से जुड़ा है? धनात्मक से जुड़ा। और धनात्मक से जुड़ा तो ये वाली कहानी सर बन गई, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा एक और समझो उदाहरण, एक और समझो भैया। देखो इधर यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सर यौगिक है, हमारे पास ये सर यौगिक है, हमने ये लिख दिया, ठीक है, यौगिक, ठीक है। अच्छा अब मैं बेटा आक्रमणकारी माइनस वाला नहीं लगा रहा हूं, अब मैं आक्रमणकारी प्लस वाला लगा रहा हूं। कौन सा लगा रहा हूं? प्लस वाला। तो ये मैंने क्या लिख दिया? आक्रमणकारी, ठीक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक, ये लिख दिया मैंने, आक्रमणकारी अभिकर्मक, ठीक है ना। चलो अब माइनस वाला आक्रमणकारी था तो प्लस को चाह रहा था, अब प्लस वाला आक्रमणकारी किसको चाहेगा? तो अब वाला वो माइनस को चाहेगा। तो प्लस वाला आक्रमणकारी है तो वो किसको ढूंढेगा? माइनस को ढूंढेगा। अब माइनस को ढूंढेगा तो ये भैया अपने ऊपर माइनस लाने की तैयारी में जुट जाएगा। जब अपने माइनस लाने की तैयारी में जुटेगा तो ये डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये तोड़ के इसको दे देगा। सर हाँ सर ऐसा ही होता है, बिल्कुल। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को तोड़कर इसको देगा तो भैया यहाँ देखो ये आपका डबल बॉन्ड काहे में बदल गया? सिंगल में बदल गया, ठीक है। ये सी और ये आपके दो बॉन्ड। अब इस पर आए, देखो इलेक्ट्रॉन इस पर आए है ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पर क्या आ गया? माइनस, और इस पर क्या आ गया? प्लस, है ना। अब भैया मुझे ये बताओ आक्रमणकारी अभी लगा है कि नहीं लगा? आप बोलोगे हाँ सर आक्रमणकारी तो अभी लगा है। तो आक्रमणकारी कौन है? आप बोलोगे सर प्लस वाला है। तो प्लस वाला किसको अटैक करेगा? आप बोलोगे सर माइनस को अटैक करेगा, माइनस को, क्योंकि प्लस वाला माइनस को, माइनस वाला प्लस को। अब जब इसको अटैक करेगा तो इसका प्लस इसके माइनस को खत्म कर देगा, बिल्कुल सर खत्म कर देगा। ये दो बॉन्ड रहेंगे, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसके ऊपर प्लस है रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि इसको कोई ने अटैक नहीं किया, अटैक इसको किया है तो इसका प्लस इसके माइनस से खत्म होगा, ठीक है। और ये जो आपका H है वो इससे आकर जुड़ जाएगा, इससे आकर जुड़ जाएगा। क्लियर है बात? कोई परेशानी है? कोई नहीं परेशानी। तो ये बना आपका उत्पाद। क्या बना भैया? आपका उत्पाद, ठीक है ना। तो देखो आप आक्रमणकारी प्लस वाला था तो माइनस से जुड़ा, और माइनस वाला था तो प्लस से जुड़ा। प्लस वाला आक्रमणकारी था तो माइनस से जुड़ा, और माइनस वाला था तो प्लस से जुड़ा, है ना। तो भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है वो दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सर कौन कौन से प्रकार का? तो दो प्रकार का। पहले जिसमें से पहला तो होता है भैया धनात्मक, क्या होता है भैया? धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और दूसरा होता है, देखो धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को प्लस ई प्रभाव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लस ई प्रभाव। और दूसरा होता है भैया मेरे ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव, प्रभाव, ठीक है। या फिर भैया माइनस ई प्रभाव, माइनस ई प्रभाव। अब बोलोगे सर कैसे धनात्मक कैसे ऋणात्मक? तो भैया ऐसे धनात्मक और ऐसे ऋणात्मक। देखो इधर जब आक्रमणकारी अभिकर्मक, जब आक्रमणकारी अभिकर्मक धनात्मक कार्बन से जुड़ता है, जब आक्रमणकारी अभिकर्मक धनात्मक कार्बन से जुड़ता है, कौन से कार्बन से? धनात्मक कार्बन से जुड़ता है, तब इसे धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। और जब आक्रमणकारी अभिकर्मक ऋणात्मक कार्बन से जुड़ता है तब इसे माइनस या ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। सर आपने हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव समझाए नहीं, उदाहरण और ये प्रकार पहले बता दिए, टेंशन मत लो वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब एक और बात बताओ, एक और बात बताओ भैया, ये प्रभाव आप हमें बताओ कौन से यौगिकों में हो रहा है? बताओ ये वाला जो यौगिक दिख रहा है कौन सा यौगिक है? आप बताओ ये वाला यौगिक दिख रहा है कौन सा यौगिक है? आप बोलोगे सर ये तो आपका डबल बॉन्ड वाला यौगिक है, और डबल बॉन्ड वाला यौगिक तो सर असंतृप्त यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है? असंतृप्त होता है। हाँ सर आपने बताया था कि जो डबल बॉन्ड या फिर जो ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं वो आपके असंतृप्त यौगिक होते हैं। सर कौन से यौगिक? असंतृप्त यौगिक। और जो सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं सर वो आपके संतृप्त यौगिक होते हैं। हाँ सर सही है, बिल्कुल। हाँ सर ये असंतृप्त यौगिकों में हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा एक और बात,
अगर बेटा आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा दूं तो क्या ये प्रभाव वापस अपनी जगह आ सकता है? अपनी जगह आ सकता है। देखो यहां पर आक्रमणकारी कौन था? Cn माइनस था। कौन था? Cn। तो अगर ये Cn को मैं हटा दूं, Cn को यहां से हटा दूं तो ये प्रभाव क्या वापस अपनी जगह आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। अगर यहां पर आक्रमणकारी जो दिख रहा है इसको हटा दिया जाए ना तो ये प्रभाव वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब यूं कह सकते हो कि ये प्रभाव अस्थायी है। ये प्रभाव कैसा है? अस्थायी। बिल्कुल सही समझे बेटा, ये प्रभाव अस्थायी ही है क्योंकि आक्रमणकारी हटेगा तो ये प्रभाव अपनी जगह वापस आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां देखो थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, यहां ध्यान समझना। आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से कार्बनिक यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध के, कार्बनिक यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध के इलेक्ट्रॉनों का समीपवर्ती परमाणुओं की ओर विस्थापन। आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित द्विबंध या त्रिबंध के इलेक्ट्रॉनों का समीपवर्ती परमाणुओं की ओर विस्थापन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। बिल्कुल सही सर, यही तो है। आक्रमणकारी अभिकर्मक लगाया तो द्विबंध या त्रिबंध के जो इलेक्ट्रॉन थे, देखो यहाँ द्विबंध है, त्रिबंध भी होता तो भी चलता, द्विबंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन समीपवर्ती परमाणु के ओर हो रहा है ना, और ये इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन हो रहा है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, यही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। यह प्रभाव अस्थायी प्रभाव होता है क्योंकि आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटाने पर यह प्रभाव नष्ट हो जाता है और यह प्रभाव हमेशा असंतृप्त यौगिकों में होता है। यह प्रभाव बेटा हमेशा असंतृप्त यौगिकों में होता है, संतृप्त यौगिकों में यह प्रभाव नहीं होता। इसे हम ई से व्यक्त करते हैं, है ना, एवं इसे मुड़े हुए तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। खत्म। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और दूसरा ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में एक लाइन की थ्योरी लिख लेना। क्या लिखोगे? जब आक्रमणकारी अभिकर्मक धनात्मक कार्बन से जुड़ता है तब इसे प्लस ई प्रभाव या धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। इसका उदाहरण ये है। और जब इसको लिखो तो लिखना कि जब आक्रमणकारी अभिकर्मक ऋणात्मक कार्बन से जुड़ता है तब इसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव या माइनस ई प्रभाव कहते हैं। इसका उदाहरण ये है। मुझे उम्मीद है कि आपको 101% पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, आ जाइए बढ़ते हैं अगले प्रभाव पर। तो अब हम देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते थे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट बोल देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट देखो आई से स्टार्ट हो रहा है तो निश्चित है कि इसको आई से प्रदर्शित किया जाएगा। किससे प्रदर्शित किया जाएगा बेटा? आई से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है ना। अब ये प्रभाव क्या होता है, ये प्रभाव क्या होता है वो थोड़ा सा समझो, थ्योरी पे नहीं जाना, अब यहाँ समझो। मैं आपको पिछले जो प्रभाव जैसा ही समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। इधर ध्यान से समझो, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भैया। यहाँ पर देखो, मान के चलो भैया मेरे पास ये एक यौगिक है, ठीक है, मेरे पास क्या है भैया? एक यौगिक है, ठीक है, ये एक यौगिक है, ठीक है ना। और इस यौगिक में ये जो कार्बन परमाणु की कार्बन श्रृंखला है, इससे एक मैंने भिन्न ऋणात्मक परमाणु जोड़ दिया। मैंने भिन्न क्या जोड़ दिया? एक ऋणात्मक परमाणु जोड़ दिया इनसे भिन्न, मतलब जो कार्बन है ना इससे भिन्न एक ऋणात्मक परमाणु जोड़ दिया। और वो ऋणात्मक परमाणु क्या जोड़ दिया भैया? मैंने F जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? F जोड़ दिया। अब भैया यहाँ F के अलावा कुछ और भी जोड़ सकता हूँ, जरूरी नहीं है F ही जोड़ू। आपका अगर आप O को जोड़ना चाहो बिल्कुल जोड़ सकते हो, आप N को जोड़ना चाहो बिल्कुल जोड़ सकते हो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान से समझो। तो बेटा मैंने अब देखो, अभी ये आप देख रहे हो सर यौगिक बैलेंस नहीं है, हाँ बैलेंस नहीं है, बट आप इसको भी बैलेंस मानना। आप इसको क्या मानना? बैलेंस मानना कि ये यौगिक अभी बैलेंस है, ये मान के चलना। ठीक है ना, ये मान के चलना कि ये यौगिक क्या है? बैलेंस। या फिर मैं पूर्णतः इसको बैलेंस ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया? CH2। ठीक है ना। चलो ये यौगिक मैंने बैलेंस कर दिया। अब इससे FON ये भी जोड़ सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, मैंने आपको सिर्फ इतना यहाँ पर बताया
कि भैया ये जो कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु से एक ऋणात्मक परमाणु संलग्न है। कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला में कार्बन से एक ऋणात्मक परमाणु संलग्न है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया। और ऋणात्मक परमाणु में ये लोग हो सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके अलावा भैया आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, Ib हो सकता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं ये लोग। ठीक है ना। चलो, तो मैंने अभी आपको इतना ही बताया। कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु से एक ऋणात्मक परमाणु संलग्न है। अब भैया ये ऋणात्मक परमाणु जब संलग्न है तो ऋणात्मक परमाणु अपनी ऋणात्मकता को प्रदर्शित करेगा। अगर ये ऋणात्मक है तो ये अपने ऊपर ऋणात्मकता को प्रदर्शित तो करेगा कि भैया हम ऋणात्मक हैं, तो वो चीज भी तो प्रदर्शित करेगा। अब जब ये वो चीज प्रदर्शित करेगा तो आपको पता है ऋणात्मक परमाणु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ऋणात्मक परमाणु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। हाँ सर, ये तो बात सही है। जब भी भैया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये जो आपका परमाणु है इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा बड़ा बताता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूँ। कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, ठीक है ना, छोटा लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा सा करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया भैया CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 और यहां पर मैंने लिख दिया F। ये ठीक है। अब भैया ये ऋणात्मकता को प्रदर्शित करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो F दिख रहा है, ये वाला जो F है, ये जो है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, ये बॉन्ड से क्या करेगा, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जब ये बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। हाँ सर, माइनस आ जाएगा। अब भैया ये जो बॉन्ड है इसका अकेला थोड़ी है, इन दोनों का है। जब इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा तो इसके जो नजदीक वाला परमाणु है, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यो समझो आप। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 1 करता है ग्रहण। कितने करता है, 1 करता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये देगा, ये देगा ना। तो इस पर क्या जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। क्या जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये इससे कितने परमाणु लेगा, ये इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा। आप बोलोगे सर 2 लेगा, क्योंकि एक इसको देना, एक खुद को चाहिए। तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने लेगा, 2 लेगा। फिर ये इससे कितने लेगा, तो आप बोलोगे सर ये इससे 3 लेगा। अब मैं बोलूं ये इससे कितने लेगा, तो आप बोलोगे सर ये इससे 4 लेगा। और आप बोलो 4 के अलावा कोई दे सकता है क्या, नहीं, क्योंकि कार्बन के संयोजकता कोष में 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 4। कार्बन के संयोजकता कोष में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता। तो ये 4 आवेश के अलावा 5वां आवेश इससे ऊपर नहीं आएगा। आएगा, नहीं आएगा। लेकिन बेटा थोड़ा सा हम इसको समझने की दृष्टि से तो हमने ऐसा लिख लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं कि जैसे ही इस पर माइनस आएगा, जैसे ही इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इस पर क्या जाएगा, आंशिक। ये देखो डेल लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, डेल लिख दिया। क्या लिख दिया, डेल। और मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस, डेल प्लस। डेल प्लस का मतलब है कि जैसे इस पर माइनस, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पर माइनस आया, तो इस पर आंशिक धनावेश आ गया। क्या आ गया, आंशिक धनावेश। अब इससे कम धनावेश इस पर आ जाएगा। जब इससे कम धनावेश इस पर आएगा तो इसको आंशिक 2 प्लस लगा के प्रदर्शित करेंगे। कितने प्लस लगा के, 2 प्रदर्शित। इससे कम है ये, और फिर इससे कम इस पर आ जाएगा, और जब इससे कम इस पर आएगा तो इसको हम 3 प्लस लगा के प्रदर्शित करेंगे। कितने प्लस लगा के, 3 प्लस लगा के प्रदर्शित करेंगे। और इससे कम इस पर आ जाएगा, है ना, तो इसको हम 4 प्लस लगा के प्रदर्शित करेंगे, है ना, 4 प्लस। और इससे कम नहीं आएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कार्बन दे ही नहीं सकता, है ना। तो इससे इसने लिए इलेक्ट्रॉन, और इसने इससे लिए, और इसने इससे लिए, और इसने इससे लिए, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो गया ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हुआ कौन के कारण, इसके कारण। मेन जड़ तो यही है। अगर ये ना होता तो ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता। बोलो प्यारे भाइयों, अगर ये ना होता तो ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता। आप बोलोगे सर नहीं होता।
आप बोलोगे सर नहीं होता, और भैया ये जरूरी नहीं कि इसमें ही करें, हम ये प्रभाव भैया और कोई परमाणु भी जोड़ के कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैंने भैया देखो यहाँ पर 3 कार्बन भी ले सकते हो और मैं यहाँ से Cl जोड़ सकता हूँ, तो Cl भी तो ऋणात्मक परमाणु है। अब जब Cl ऋणात्मक परमाणु है तो ये भी तो क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो ये एरो लग जाएगा, इससे लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये इससे लेगा तो इस पर कितने प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस, और ये इससे लेगा तो इस पर कितने प्लस आ जाएंगे, आप बोलोगे 3 प्लस आ जाएंगे। बट इसको हम ऐसे बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस आएगा, तो इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, इस पर और कम धनावेश, इस पर और कम धनावेश। अब जब और कम कम धनावेश करते हैं तो चिन्ह को बढ़ाते जाते हैं प्लस, और इससे ज्यादा ले नहीं पाएगा क्योंकि ये मतलब अधिकतम तो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 ही लेता है ना, तो एक और जुड़ा होता तो एक और लेता, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह लगाया, बाणाग्र चिन्ह लगाया, देखो ये लिखा बाणाग्र तीर लगाया, ये बाणाग्र तीर है ना। अगर ये पूरी लाइन हो और उसको बीच में से काट दो तो इसको बाणाग्र बोलते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन इसके कारण यहीं यहाँ तक हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है, ये इलेक्ट्रॉनों का ही विस्थापन प्रेरक प्रभाव कहलाता है। तो देखो क्या लिखा है, कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला में, कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु से संलग्न, देखो ये कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला है में कार्बन परमाणु से संलग्न ऋणात्मक परमाणु द्वारा, ये कौन सा परमाणु जुड़ा होगा, हमेशा ये हमेशा ऋणात्मक परमाणु जुड़ा होगा, हमेशा ऋणात्मक परमाणु होगा, हमेशा कौन सा परमाणु होगा, ऋणात्मक परमाणु। तो कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु से संलग्न ऋणात्मक परमाणु द्वारा होने वाला इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, होने वाला इलेक्ट्रॉनों का क्या विस्थापन, ही प्रेरक प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है और यह प्रभाव संतृप्त यौगिकों में होता है। देखो ये सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक दिख रहे हैं आपको, सब सिंगल बॉन्ड वाले दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, तो यह प्रभाव संतृप्त यौगिकों में होता है और यह प्रभाव स्थायी प्रभाव है। क्यों? क्योंकि एक बार हो गया सो हो गया, फिर मिटने की कोई गुंजाइश नहीं है, एक बार हो गया सो हो गया, ठीक है ना। और मैंने इसके 2 उदाहरण देके आपको समझा दिए, ये थ्योरी लिखना, ये सब लिखना, इसे बाणाग्र तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये आप यहाँ पर लिख लेना, ये आप यहाँ पर लिख लेना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना कि इसमें जो प्रेरक प्रभाव है, इसमें एल्किल समूह भी इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे ये देखो एल्किल समूह है, ये एल्किल है, ये एल्किल है, ये एल्किल, यही इलेक्ट्रॉन देंगे, यही इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं लिख दूं N, क्या लिख दूं N, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 और मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, लिख दिया। तो यहाँ पर देखो ये जो N है ऋणात्मक परमाणु है, इसमें कौन जुड़ा, एल्किल जुड़ा, इसमें कौन जुड़ा, एल्किल, इसमें कौन जुड़ा, एल्किल। तो ये एल्किल है तो ये 3 जगह से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 जगह से प्रेरक प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि 3 एल्किल समूह, देखो इसमें एक ही तरफ जुड़ा तो एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसमें 3 जगह जुड़े तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर N से एक यहाँ H जुड़ा होता और यहाँ CH3 जुड़ा होता और यहाँ CH3 जुड़ा होता तो ये N है, केवल यहाँ 2 जगह से इलेक्ट्रॉन ले सकता था, इससे नहीं, क्योंकि H तो भैया पता है आपको पहले ही भिखारी है, H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी दान कर देता है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होती नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन H से नहीं लेगा या कोई अन्य परमाणु से भी नहीं लेगा, केवल L के समूह से इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको जो प्रेरक प्रभाव है, ये प्रभाव थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ बेटा। ये प्रभाव भी आपका 2 प्रकार का होता है, जो प्रेरक प्रभाव है ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ और फिर मैं आपको इनकी दोनों प्रकार जो है ना समझा दे रहा हूँ। प्रकार आपको ज्यादा, देखो मैंने मिटा दिया, आपने नोट कर लिया क्या? हाँ, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना। चलो अब ये कितने प्रकार का है बेटा? तो ये प्रभाव 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला क्या है? तो पहला है धनात्मक प्रेरक प्रभाव, और धनात्मक प्रेरक प्रभाव क्या कहता है भैया, है ना। तो ये प्रभाव कहता है ऐसे परमाणु या समूह जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को श्रृंखला में आगे की ओर धकेलते, मतलब ऐसे परमाणु या समूह जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को
श्रृंखला में आगे की ओर धकेलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉनों को? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेटा सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। देखो आपने पढ़ा है कि जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पाई और एक सिग्मा बनता है। तो यहाँ पर ये पाई के इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ केवल और केवल सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है ना। और मैंने अभी बताया कि ये भैया एक सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में होता है, मतलब संतृप्त यौगिकों में होता है। तो भैया इस प्रभाव में ऐसे परमाणु या अणु जो सिग्मा बंध वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? श्रृंखला में आगे की ओर धकेलते हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह जो है ना कहलाते हैं। ठीक है, ओके। और इनकी उपस्थिति में ही प्लस आई प्रभाव संभव है। इनकी उपस्थिति में ही प्लस आई प्रभाव संभव होता है, वरना प्लस आई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण में कौन आएगा? तो इसके उदाहरण में आएगा भैया O माइनस। कौन आएगा? O माइनस आएगा। कौन आएगा बेटा? O माइनस आएगा। ठीक है, चलो फिर और कौन आएगा? तो इसके उदाहरण में भैया आएगा C डबल O माइनस आएगा। कौन आएगा बेटा? C डबल O माइनस आएगा। C डबल O माइनस आएगा। सर और कौन आएगा इसके प्रभाव में? तो इसमें बेटा देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर और कौन आएगा सर? तो इसमें फिर आएगा भैया CH3। हाँ, CH3 आएगा। क्या जाएगा बेटा? CH3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। फिर और कौन आएगा सर? और कौन आ जाएगा? तो भैया जितने भी मतलब इसके अलावा हाँ यही आएंगे, बस आप 2-3 ही उदाहरण रखो, इनके प्रकारों को ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, तो यही उदाहरण रखो। तो ये कौन करेंगे भैया? ये प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करेंगे, और प्रतिकर्षी समूह इसको हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलो फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल दो भैया, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। ठीक है, तो वे परमाणु या समूह जो श्रृंखला में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहलाते हैं, तथा श्रृंखला में इनकी उपस्थिति से जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसको माइनस प्रभाव कहते हैं। और जो माइनस प्रभाव है इसमें क्या आता है वो देख लो आप। तो माइनस वाला जो प्रभाव है इसमें आएगा आपका सिंगल बॉन्ड NO2 आ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CN आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल OH आ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड F आ जाएगा। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं समझना है यहाँ पर ध्यान से, है ना, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना प्रकारों को, बस ये प्रभाव समझ गए वो आपके लिए काफी है। ठीक है ना, चलो वो तो प्रकार के भी थे तो मैंने आपको समझा दिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो ये प्रभाव आपका खत्म होता है। तो हमने कितने प्रभाव कंप्लीट किए बेटा? 2। एक प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा हमने कौन सा प्रभाव समझा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। ठीक है ना, अब क्वेश्चन बेटा प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर पे भी आएगा कि भैया प्रेरणिक प्रभाव और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है इसमें अंतर स्पष्ट करो। प्रेरणिक प्रभाव और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है बेटा इसमें अंतर स्पष्ट करो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। तो प्रेरणिक प्रभाव जो है ना वो कैसे प्रदर्शित होता है? I से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में कैसे प्रदर्शित होता है? E से। तो आप यहाँ मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया है, आप यहाँ समझ में समझा रहा हूँ, आपको लिखना है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ प्रेरणिक है और यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख लोगे बेटा? तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख लोगे कि यह प्रभाव संतृप्त यौगिकों में होता है। कौन से यौगिकों में होता है? संतृप्त यौगिकों में होता है। और इसमें क्या लिखोगे? यह प्रभाव असंतृप्त यौगिकों में होता है। यह प्रभाव असंतृप्त यौगिकों में होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? तो दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे कि यह प्रभाव स्थायी होता है। यह प्रभाव स्थायी होता है। ठीक है, और यह प्रभाव अस्थायी होता है। यह प्रभाव स्थायी होता है और यह प्रभाव अस्थायी होता है। 2 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। ठीक है ना, चलो अब तीसरा पॉइंट क्या लिख लोगे? तो तीसरा पॉइंट आप ये लिख लोगे कि इस प्रभाव में बाह्य आक्रमण की आवश्यकता नहीं होती।
इस प्रभाव में बाह्य आक्रमण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस प्रभाव में बाह्य आक्रमण की आवश्यकता होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है, अपन ने पढ़ा है ना। ठीक है, पॉइंट नंबर आप 4 लिख सकते हो कि भैया इसको हम बाणाकृत तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको हम मुड़े हुए तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कितने पॉइंट हो जाएंगे बेटा? 4 पॉइंट हो जाएंगे, और ये 4 पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आप बनाकर लिख लोगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव होता है। बिल्कुल 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 फिनिश। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है।